मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और साथ में केपलर्स प्लानेटरी मोशन से रिलेटेड जो लॉज थे वो आपको करा दिए थे। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन करते हैं। लिखा है व्हेन ए पार्टिकल, जब एक कण मूव्स माने चलता है अंडर ए सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल के अंतर्गत। ठीक है, तो कोई पार्टिकल है सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, केंद्रीय बल क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। आगे लिखा है प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है क्या। इसके 3 पार्ट हैं ABC, लेकिन पहले पहला पार्ट करेंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो पहला पार्ट में आपको सिद्ध क्या करना है, द एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जो है इज कंजर्व्ड, हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपसे प्रूफ करा रहा है। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो या तो आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करना है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, जिस प्रकार आपने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक उसी प्रकार अब लीनियर मोमेंटम की प्लेस पर किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की। तो आप हेडिंग के तौर पे मतलब क्वेश्चन आए तो भी यही करना है। बाकी जो हेडिंग है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो हेडिंग है आपकी लॉ कह सकते हो यानी नियम, या प्रिंसिपल कह सकते हो, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, किसका, कंजर्वेशन का, संरक्षण का। और कंजर्वेशन किसका कर रहे हैं आप, एंगुलर मोमेंटम का। तो लॉ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम या सिद्धांत, आपकी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत आसान सा एक डेरिवेशन है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यानी कथन इसका क्या है। देखो स्टेटमेंट आपको पहले है ना वीडियो पोस्ट करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो वाला पढ़ लो, मैंने कराया था ना सेकंड यूनिट में, तो उसे पढ़ लो और फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ आपने पढ़ा है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल कितना हो, 0 हो। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर वहाँ पर फोर्स था, यहाँ पर टॉर्क आ जाएगा, फोर्स की जगह बल, वहाँ बल था, यहाँ बल आघूर्ण आ जाएगा, यानी वहाँ बाह्य बल था, यहाँ बाह्य बल आघूर्ण आ जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स था वहाँ, यहाँ क्या आएगा, एक्सटर्नल टॉर्क। यदि एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो, 0, तो वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के 0 होने पर लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग P कांस्टेंट हो जाता था। तो यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क के 0 होने पर एंगुलर मोमेंटम यानी L कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, नियत। ये इसका स्टेटमेंट है, लेकिन ये मैथमेटिकली है, इसे आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो पहले में है ना, याद तो आपको इसी तरीके से रखना है, लेकिन लिखने के तरीके में पहले लैंग्वेज लिखी जाती है, फिर दैट इज करके अर्थात करके ऐसे लिखा जाता है। तो चलो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो देखो क्या लिखेंगे, ध्यान देना, इफ एक्सटर्नल टॉर्क है ना, बाह्य बल आघूर्ण, इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन एनी पार्टिकल या बॉडी, किसी कण पर या किसी वस्तु पर। ठीक है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन एनी पार्टिकल इज 0, कैसा हो, 0 हो, यानी किसी वस्तु पर, किसी कण पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है ना, अब्सेंस है उसकी। ठीक है, या इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क कह सकते हो। भाई टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो इसका मतलब ये भी तो कह सकते हो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। जैसा आपने वहाँ कहा होगा बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ कह देना। ठीक है, तो या तो ये कह लो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन एनी पार्टिकल। ठीक है, ऐसे कह लो चाहे, मतलब देख लेना आप, दोनों एक जैसे होने चाहिए। बाकी लैंग्वेज मेन है ही नहीं, मैंने आपको बताया
मेन क्या है कॉन्सेप्ट। तो इफ एक्सटर्नल है ना, ऐसे कह लो इन अब्सेंस ऑफ, तो भी बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, अब्सेंस माने अनुपस्थिति किसकी, एक्सटर्नल टॉर्क की किसी पार्टिकल पर। अब अनुपस्थिति है, एब्सेंस है, इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क है कितना, 0 है, बात वही है। ठीक है, तो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन एनी पार्टिकल, बताओ अब्सेंस है इसका मतलब 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो लिखो द एंगुलर मोमेंटम है ना, कोणीय संवेग, द एंगुलर मोमेंटम किस पर, ऑन, वो ऑफ आएगा बल्कि, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, दैट पार्टिकल, दैट कौन सा, उस पार्टिकल की बात हो रही है जो पहले है, जिसके लिए एक्सटर्नल टॉर्क 0 है ना, जिसके लिए एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, उसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल कैसा रहेगा, कैसा रहता है, रिमेन्स माने रहता है कांस्टेंट, कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दैट इज करके अर्थात करके आप ये लिख दो कि यदि टो एक्सटर्नल कितना है, 0 है, तो इसका मतलब है एल कितना होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो ऊपर बात लिखी थी वो बाद में लिखते हैं ना, वो तो मैंने केवल समझाने के लिए आपको लिखी। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलें आगे चलो, तो चलते हैं फिर आगे। ये स्टेटमेंट था, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, स्टेटमेंट आपको समझ में आया, अब इसका प्रूफ करते हैं। करो नोट जल्दी। ठीक है जी, चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स, जब एक पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर क्या करता है, मोशन करता है। मूव्स का मतलब क्या होता है, मोशन। तो कह रहा है एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है, तो इसे सिद्ध कर देते हैं। तो देखो ध्यान देना मेरी बात पे, यदि ये आता है कि लॉ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपको स्टेटमेंट भी देना है। वो तो कहेगा कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपको ये पूरा करना है स्टेटमेंट सहित। लेकिन यदि वो ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार को स्टेटमेंट ना भी लिखें आप तो कोई है ना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है ना वो आपसे पूछ नहीं रहा, बस केवल ये पूछा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड मीन्स कांस्टेंट। तो देखो कर लेते हैं, बल्कि आप पूरा ही करें ना, स्टेटमेंट भी मैंने आपको करा दिया और प्रूफ कर लेते हैं। क्लियर है, पार्ट ए चल रहा है ये। तो प्रूफ में देखो क्या करना है। इसने कहा अंडर सेंट्रल फोर्स, तो आप बताओ सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला तो जानते हो, तो वी नो दैट सेंट्रल फोर्स, बताओ मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, F बराबर था स्मॉल f था शायद, यहाँ स्मॉल f r है ना। इसका मतलब है किसका फंक्शन है ये, फोर्स जो है किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मतलब बताया तो था सेंट्रल फोर्स जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और यहाँ r कैप होगा, है ना। क्लियर है। और यहाँ कैप लग रहा है तो यहाँ वेक्टर लगेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस तरीके का फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा आपको सेंट्रल फोर्स में। ठीक है जी, तो ये सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला है। इसका मीन्स ये है कि जो वेक्टर एफ है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और आर कैप क्या है, वो डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर है। जब डायरेक्शन की बात हो तो इधर वेक्टर लगेगा। ठीक है, चलो तो अब हमें निकालना क्या है, हमें तो ये सिद्ध करना है कि एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व्ड है। एक काम करो, टॉर्क निकाल दो पहले, टॉर्क। तो देन टॉर्क, देखो वी नो दैट सेंट्रल फोर्स ए पार्टिकल मूव्स, वो कह रहा है सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो सेंट्रल फोर्स किस पे लग रहा है, ऑन एनी पार्टिकल, किसी कण पर। बाकी पीडीएफ नोट्स में मैं अच्छे से लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ लैंग्वेज लिखनी मुझे आपको सिखानी होती है, लैंग्वेज लिखनी है ना आवश्यक होती है वहाँ पर एग्जाम में। देखो देन, देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क। तो देन टॉर्क ऑन दैट पार्टिकल, दैट यानी यही वाला जिससे हम एनी पार्टिकल कह रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर जो पार्टिकल है ये और ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही पार्टिकल हैं।
तो ऑन दैट पार्टिकल क्या हो जाएगा, टॉर्क। आपको पता है फॉर्मूला, करा रखा है सेकंड यूनिट में, वेक्टर टो इज इक्वल्स होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, वेक्टर एफ की वैल्यू रखो इक्वेशन फर्स्ट से, वेक्टर एफ कितना हो जाएगा, ये क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, आर कैप का फॉर्मूला आप जानते हो, वेक्टर आर अपॉन आर होता है, फॉर्मूला लगा दो, वेक्टर आर क्रॉस एफ आर ऐसे रहने दो, और ये हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर। ठीक है, देख पा रहे हैं, चलो वेक्टर आर अपॉन आर ना, ये वेक्टर है। अब देखो ध्यान देना, एफ आर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और आर भी तो कांस्टेंट है वाला, बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है जी, देखो सेम मतलब सेम वेक्टर है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है आप जानते हो, जीरो होती है। तो सारा जीरो ना हो जाएगा, साइड में बता दो, बिकॉज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि सेम वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी होती है, जीरो। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अब। ठीक है जी, सेम वेक्टर्स की प्रोडक्ट कितनी होती है, जीरो। अब आप देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला आपके याद होगा, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है, यानी कोणीय संवेग में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है, कराया था। तो यहाँ से टो की जगह आप क्या रख सकते हो, डी वेक्टर एल अपॉन डी टी रख सकते हैं। ठीक है, तो टो की जगह रख दो वैल्यू डी वेक्टर एल अपॉन डी टी बराबर जीरो हो जाएगा। अब आपको एक बात पता है, देखो ध्यान देना यहाँ पे, डिफरेंशियल जो होता है डी अपॉन डी टी मान लो है, किसी कांस्टेंट का कितना होता है, जीरो होता है, आप जानते हैं। तो मैंने एक बात बता रखी है कि जिसका डिफरेंशियल जीरो होता है, मत देखो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, एक बात। और इसकी अपोजिट भी बताई थी कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो जीरो होता ही होता है, साथ में आप लोग ये भी समझे कि जिसका भी डिफरेंशियल जीरो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। यानी सी का डिफरेंशियल जीरो हो रहा है, तो सी क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट। बात समझ में आई। तो यहाँ पे भी ऐसी ही है भाई, एल का डिफरेंशियल, वेक्टर एल का डिफरेंशियल जीरो हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ से सिद्ध हुआ कि वेक्टर एल क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशियल जीरो होता है, और किसी का तो डिफरेंशियल जीरो होता ही नहीं है। और यही आपको सिद्ध करनी थी। देखो आपको सिद्ध करना था द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड मीन्स कांस्टेंट। कर लेंगे ना, तो हैंस करके लिख देना, हैंस एंगुलर मोमेंटम है ना अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड। ठीक है, लिख देंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, और साथ में प्रिंसिपल या लॉ आ जाए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम का, तो उसका स्टेटमेंट और प्रूफ भी मैंने करा दिया है। ठीक है, इसके बी पार्ट पे चलते हैं, यहाँ तक आप नोट करें। इसके बाद देखें आप बी पार्ट, तो लिखा है द पार्टिकल मूव्स इन ए फिक्स्ड प्लेन। पार्टिकल जो है ना, जो कण है, वो एक फिक्स्ड प्लेन में मोशन करता है, यानी एक ही समतल में गति करता है। ऐसा नहीं है कि पहले है ना, जैसे ये समतल है आपका वाइट बोर्ड का, तो इसी में मोशन करेगा। ऐसे नहीं है कि पहले है ना, एक समतल में होने का अर्थ होता है दो एक्सिस के अलोंग होना। जैसे ये समतल है तो वो ऐसे मोशन कर सकता है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, या ऐसे मोशन कर सकता है तो वाई एक्सिस के अलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करेगा तो एक्स एक्सिस के अनुदिश, और ऐसे ऐसे मोशन करेगा तो वाई एक्स के अलोंग यानी अनुदिश। ठीक है, तो एक ही समतल में गति करने का अर्थ है कि केवल दो एक्सिस इन्वॉल्व होनी चाहिए, तीसरी एक्सिस का है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो जो पार्टिकल है हमें सिद्ध करना है कि वो मूव्स माने मोशन करता है, गति करता है इन ए फिक्स्ड प्लेन, केवल एक निश्चित तल में गति करता है। तो देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो, प्लानेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है सभी प्लानेट
सूर्य के चारों ओर अराउंड द सन, है ना, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। और मैंने बताया था कि जो सन है, सूर्य है, उस दीर्घवृत्त की, उस एलिप्स की फोकस पर यानी नाभि पर सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। क्लियर है? चलो तो देखो ये यहाँ पर कोई प्लैनेट है ना, तो जो इसका पोजीशन वेक्टर है प्लैनेट का, है ना, एस के रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में, मान लो कितना है, वेक्टर आर, है ना, स्थिति सदिश। ठीक है। अब जो आपका ये प्लैनेट है वो मोशन कर रहा है इस तरीके से, है ना, ऐसे जा रहा है, चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, परिक्रमा। तो कुछ टाइम बाद कहाँ पहुँच जाएगा, मान लो पी से पी डैश पर पहुँच गया, पी से कहाँ पहुँच गया, पी डैश पर। तो जो इसने ये वाला स्थान घेरा है, ये वाला, है ना, मान लो मतलब इतनी जो दूरी चली है, मान लो कितनी चली है, डेल्टा आर, है ना, डायरेक्शन है इससे इधर चला है तो वेक्टर डेल्टा आर। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा वेक्टर आर प्लस डेल्टा वेक्टर आर। वो चीज़ बाद में समझाऊंगा। और बाकी तो एक प्लैनेट है वो पी से मोशन करते हुए, रिवॉल्यूशन करते हुए कहाँ चला गया, पी डैश पर। क्लियर है? चलो तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो जो मोशन की डायरेक्शन है वो इस तरफ है या नहीं, यानी वेक्टर v देखो इस तरफ है ना, या वेक्टर v इस पॉइंट पर आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी इस पॉइंट पर देखें आप, इस पॉइंट पर, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी दूसरे डायग्राम में बताऊंगा। देखो इस पॉइंट पर यदि आप वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं तो आगे की तरफ है या नहीं, तो इसका मतलब है वेलोसिटी कैसे है, आगे की तरफ। तो देखो इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रही हैं, जो पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो वेलोसिटी वेक्टर है वेग सदिश वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो देखो जो गति है इसकी सारे की, इस पार्टिकल की, इस प्लैनेट की, वो एक ही तल में नहीं है, एक ही फिक्स्ड प्लेन में है या नहीं। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग मोशन हो ही नहीं रही। देख सकते हैं, मैथमेटिकली सिद्ध कर लेते हैं। वेक्टर एल बराबर आपको पता है, फॉर्मूला करा रखा है एंगुलर मोमेंटम का, और बाकी आपको पता भी होगा। वेक्टर एल क्या होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी होता है। ठीक है, ये होता है, सेकंड यूनिट में पढ़ाया था। तो P बराबर क्या होता है, आपको पता है, P बराबर mv। ठीक है, तो वेक्टर L बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर R क्रॉस m वेक्टर v। m तो बाहर ले लो जो कांस्टेंट है, तो ये बचेगा वेक्टर R क्रॉस वेक्टर v। ठीक है, और मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स में भी बताया था, और आपको पता भी होगा, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, एक वेक्टर ये है वेक्टर बी, तो इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा वेक्टर, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये ऐसे है ना वेक्टर ए, और वेक्टर बी ऐसे है, तो जो तीसरा वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इन दोनों के, समझ गए। तो तीसरा वेक्टर हमेशा इन दोनों पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में, मानी क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखो वेक्टर आर ऐसे है एक्स एक्सिस कह लूँ, वेक्टर वी ऐसे है वाई एक्सिस कह लूँ, देख लो, है ना। तो जो वेक्टर एल है हमेशा किस एक्सिस की ओर होगा, जेड एक्सिस कह लूँगा, है ना। तो यानी पॉइंट पी पर देखा जाए या यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे होगा, है ना। अब देखो मैंने सिद्ध करके दिखाया है अंडर सेंट्रल फोर्स, है ना। अभी तो सिद्ध किया था पार्ट ए में कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, मैंने बताया था अभी। वेक्टर एल, है ना, पार्ट ए में सिद्ध किया कांस्टेंट के बराबर। वेक्टर एल कांस्टेंट रहने का मतलब पता है क्या है, वेक्टर एल में दो चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है एल का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड यानी जो परिमाण है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वेक्टर एल कांस्टेंट होने का मतलब यही तो है। तो इसका मतलब है वेक्टर एल कांस्टेंट है, ध्यान देना। तो वेक्टर एल कांस्टेंट, तो इसका और एम तो है ना कांस्टेंट होता ही है। तो आप एक बात देख के बताओ, वेक्टर एल अपॉन एम
बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी। अब देखो वेक्टर एल कॉन्स्टेंट बता दिया मैंने, वेक्टर एम वो एम कॉन्स्टेंट मास होता है। तो आप वेक्टर आर और वेक्टर वी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी कैसी रहेगी, दिस इम्प्लाई दैट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। तो इसका मतलब है वेक्टर आर ऐसे है, वेक्टर वी ऐसे है, यानी एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में है। तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो इसी प्लेन में, ठीक है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कोई भी पार्टिकल जब सेंट्रल फोर्सेस के अंडर मोशन करेगा तो वो एक ही प्लेन में रहेगा, क्योंकि इसमें दो वेक्टरों की जरूरत पड़ती है, वेक्टर आर और वेक्टर वी दोनों ही एक ही प्लेन में है। वेक्टर आर एक्स एक्सिस कह लूँगे लेकिन प्लेन तो यही है, वेक्टर वी वाई एक्सिस कह लूँगे प्लेन तो यही है। प्लेन दूसरा कब हो जाता, यदि ऐसे हो जाता जेड एक्सिस कह लूँ। वेक्टर एल की जरूरत हमें पड़ नहीं रही क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो पार्टिकल है वो हमेशा किस में रहता है, फिक्स्ड प्लेन में रहता है, ठीक है। बाकी इसे अपने तरीके से मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा, बाकी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद सी पॉइंट पे चलते हैं, आप यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं पार्ट सी। देखो द एरियल वेलोसिटी, जो एरियल वेलोसिटी है यानी क्षेत्रीय वेग है, ऑफ द रेडियस वेक्टर यानी क्या बोलेंगे, त्रिज्या सदिश, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी त्रिज्या सदिश का क्षेत्रीय वेग हमेशा कैसे रहता है, नियत रहता है, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी मैंने बताया था केपलर के लॉ में भी आता है, केपलर का लॉ सेकंड लॉ आपने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ एरियाज या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी जिसे आप कहते हैं। तो उसमें क्या था, मैंने बताया था कि जो प्लैनेट को सन से मिलाने वाली लाइन है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है, यानी समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल को घेरती है। अर्थात गति करते समय ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, ठीक है। दैट इज एरियल वेलोसिटी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो यानी यही बात आपसे सिद्ध कराई है कि एरियल वेलोसिटी जो है ना वो कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कहने का मतलब है ये जो पार्ट सी है इसमें केपलर का जो सेकंड लॉ है उसे प्रूफ करा लिया है। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो, तो केपलर के सेकंड लॉ का प्रूफ भी है ये, और साथ में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये तो है ही, साथ में केपलर के सेकंड लॉ का क्या है, ये प्रूफ है, ठीक है। आओ करते हैं इसे। देखो केपलर का सेकंड लॉ प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड है, तो प्लानिटरी मोशन के एग्जाम मतलब उदाहरण को लेकर करते हैं इसे। यहाँ पर क्या होता है, सन, और यहाँ पर मान लो कोई प्लैनेट है और प्लैनेट को सन से मिलाने वाली जो लाइन है वो ये है, और इसका जो वेक्टर है उसे क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर, ठीक है। और आप देखें पॉइंट पी पर है प्लैनेट, पहले मोशन कर रहा है इस तरफ ऐसे, तो थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, मान लो कहाँ गया, पी डैश पर, तो इस तरीके से चला ये, ठीक है। और मान लो कितनी डिस्टेंस कवर की, डेल्टा आर, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी डैश का वो हो जाएगा वेक्टर आर प्लस डेल्टा वेक्टर आर, ठीक है जी। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलें फिर आगे। देखो अब हमें करना क्या है, तो जैसा डायग्राम बना है इसके बारे में दो चार बातें लिख देनी है, मैं लिख दूंगा अच्छे से। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये रेडियस वेक्टर है, ये सन है फोकस पर, ये प्लैनेट है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा आर डिस्टेंस कवर करके पी से पी डैश पर आ जाता है प्लैनेट, ठीक है। और जो पी डैश का पोजीशन वेक्टर है वो है आर प्लस डेल्टा वेक्टर आर, ठीक है। कर लेंगे यहाँ तक, चलो। तो एक बात देखो, हमें सिद्ध करना है कि एरियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो पहले एरिया निकाल लो, और मैंने बताया एरिया यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ये जो है ना, ये ट्राइंगल जो बना एस पी पी डैश, इसका एरिया, यानी ये जो लाइन है इसके द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है इसका, एस पी पी डैश, यानी इस रेडियस वेक्टर के द्वारा घेरा हुआ एरिया, घेरा हुआ क्षेत्रफल। आप जानते हैं त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का एरिया, बेस इंटू हाइट। बेस आर है और हाइट कितनी है, डेल्टा आर। वेक्टर लगा लो बेस और हाइट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
तो इसका मतलब है ए बराबर कितना आया, बल्कि वेक्टर ए लिखो, वेक्टर आर क्रॉस डेल्टा वेक्टर आर, ठीक है जी। और ये स्मॉल एरिया है तो इसे आप डी से लिख लो, ठीक है, ये डेल्टा से लिख लो क्योंकि उधर डेल्टा आ रहा है, तो इधर भी आप डेल्टा से लिख लो या फिर डी से लिख लो, है ना, जैसे भी आप करना चाहें। वैसे डी से ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि डिफरेंशियल की भी सेंस आ जाती है। तो डी ए, क्योंकि स्मॉल एरिया है ना भाई, पूरा एरिया तो तब रहेगा जब ये यहाँ से घूम फिर के यहीं आ जाएगी, तो पूरा क्षेत्रफल तो तब कवर होगा। लेकिन स्मॉल एरिया के लिए आपने ये कर दिया, एक काम करो, दोनों तरफ डी टी से या डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, या तो डेल्टा ही ले लो या फिर डी ही ले लो। तो एक काम करते हैं, डी ले लेते हैं ना, क्योंकि देखो डिफरेंशियल की भी सेंस आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ क्या कर लो, डी, यहाँ पे क्या कर लो, डी। क्लियर है? अब देखो दोनों तरफ डी टी से डिवाइड करने पर, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ, है ना, बाई डी टी से दोनों तरफ डिवाइड करने पर, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 1/2। एक काम करो, ये जो डिवाइड कर रहे हो इसके साथ ले लो, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। देखो आपको पता है डी वेक्टर आर एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डी टी क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। सम क्या बोलते हैं, विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होता है, वेग। तो वेग का फॉर्मूला लगा दो वेलोसिटी का, तो डी वेक्टर ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 वेक्टर आर क्रॉस, ये हो जाएगा वेक्टर वी। क्लियर है? अब एक बात देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है P बराबर एम वी, तो m आ जाए यहाँ पे तो काम चल जाएगा। देखो कैसे, डी ए अपॉन डी टी कर लिया, एक काम करो m से डिवाइड कर दो और m से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। m से डिवाइड किया, m से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा p। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो वेक्टर p बराबर m वेक्टर m इंटू m इंटू वेक्टर v क्या हो जाएगा, वेक्टर p। तो ये हो जाएगा d वेक्टर a अपॉन डी टी बराबर 1/2m और वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p क्या होता है आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। क्या होता है बताया तो था, एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा 1/2m और ये हो जाएगा वेक्टर l, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, और पहले भी बताया था सेकंड यूनिट में, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p क्या होता है, वेक्टर l होता है, जिसे आप एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग कहते हैं। और वेक्टर r क्या है, डिस्टेंस है, और वेक्टर p क्या है, लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग है। तो देखो आपको सिद्ध करना है कि एरियल वेलोसिटी है ना, रेडियस वेक्टर की एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है एरिया। मैंने बताया था ना, केपलर का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज, यानी क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रफलों का नियम, या क्षेत्रीय वेग का नियम, लॉ ऑफ एरियाज या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी आपको लानी है ना कांस्टेंट, इसका मतलब है एरियल वेलोसिटी यही होता है। देखो वेलोसिटी क्या होती है, डी वी अपॉन डी टी, लेकिन यहाँ एरियल वेलोसिटी है तो एरिया अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लाना है। तो इसका मतलब है यदि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट लानी है तो डी ए अपॉन डी टी कांस्टेंट लाना पड़ेगा। और देखो ऊपर लिखा है अंडर सेंट्रल फोर्स, तो मैंने बता रखा है सेंट्रल फोर्स के लिए पार्ट ए में भी सिद्ध करके बताया है, फॉर सेंट्रल फोर्स। क्या सिद्ध करके बताया पार्ट ए में, देखो पार्ट ए में सिद्ध करके बताया बिल्कुल मैंने आपको कि सेंट्रल फोर्स के अंडर है ना, जो वेक्टर एल है लीनियर वो एंगुलर मोमेंटम वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। बताया नहीं पार्ट ए में, तो इसका मतलब है वेक्टर एल तो कांस्टेंट हो जाएगा सेंट्रल फोर्स के लिए। तो आप देखो जब वेक्टर एल कांस्टेंट तो 1/2m तो कांस्टेंट अपने आप हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी आपका हो जाएगा ये कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ गए कैसे होगा कांस्टेंट, क्योंकि 1/2m तो कांस्टेंट है ही, एल भी कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। एल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि अंडर सेंट्रल फोर्स लिखा है, और मैंने पार्ट ए में सिद्ध करके बताया कि सेंट्रल फोर्स के अंडर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है पार्ट ए में, ठीक है।
तो आप देखेंगे dA/dt क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब है एरियल वेलोसिटी जो है रेडियस वेक्टर की है, किसकी है वो तो छोड़ो, एरियल वेलोसिटी जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी जो क्या बोलते हैं इसे, एरियल वेलोसिटी को, क्षेत्रीय वेग है वो कैसे रहता है, नियत रहता है। ठीक है, कर लेंगे तो ये सिद्ध हो गया। हाँ, बाकी एक बात और सुनो, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यदि वो आपको प्रूफ करना हो, मतलब वो आपको प्रूफ करना था, तो मतलब है, कहने का मतलब है ये जो केपलर का सेकंड लॉ है, ये केपलर का सेकंड लॉ है। ठीक है ना, नीचे लिख देना दिस इज या इट इज केपलर सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ है ये। तो आप मुझे एक बार बताओ, ये जो केपलर का सेकंड लॉ है आपने किसकी हेल्प लेके प्रूफ कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है सेंट्रल फोर्स के लिए, और केपलर का लॉ कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स के लिए, है ना, क्या होता है, जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का जो नियम है और जो केपलर का सेकंड लॉ है, नियम है, दोनों लगभग सेम ही हैं। तो आप इसके नीचे लिख देंगे इट इज केपलर सेकंड लॉ, और हैंस करके लिखेंगे, देखो हैंस करके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक तो है केपलर सेकंड लॉ और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दोनों एक दूसरे के रूप ही हैं। तो आप इसमें लिखना हैंस करके, ब्लैक पेन से है ना लास्ट में, उस वो जो मैं लिखवा रहा हूँ ना हैंस करके, वो भी आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सो दैट, ऐसा सिद्ध करो, ऐसा होता है। तो वो क्या है, हैंस करके लिखो, हैंस, देखो ध्यान देना, हैंस केपलर सेकंड लॉ, है ना, हैंस केपलर सेकंड लॉ, ब्रैकेट में लिखना एरियल वेलोसिटी लॉ। ठीक है, या लॉ ऑफ एरियाज, आपको नाम तो पता है ना केपलर के सेकंड लॉ के, तो नाम से भी आ सकता है। तो हैंस केपलर सेकंड लॉ इज अनदर फॉर्म, एक दूसरा रूप है, इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो केपलर का दूसरा नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का ही एक दूसरा रूप है, दोनों एक ही हैं मतलब। ठीक है, तो आप हैंस करके लिख लेंगे, हैंस, दोबारा सुन लें एक बार, हैंस केपलर सेकंड लॉ इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना, बाकी मैं अच्छे से लिख दूंगा पीडीएफ नोट्स में। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं और साथ में क्लासेस का लिंक मिलता रहता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।